नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है संपूर्ण आईएएस पीसीएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी लगन और निष्ठा के साथ अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि जो पिछली क्लास में हमने जहाँ पे अपनी क्लास छोड़ी थी, वहीं से आज की क्लास हम कंटिन्यू करेंगे। तो हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं सिटीजनशिप के बारे में। हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भाग 2 में, ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो हमारे संविधान के भाग 2 में दिया हुआ है, अनुच्छेद कितने से कितने तक दोस्तों, ध्यान रखिएगा, 5 से लेकर के 11 तक। ये किससे संबंधित प्रावधान दिए हुए हैं? तो ये नागरिकता से संबंधित यहाँ पे प्रावधान दिए हुए हैं। नागरिकता, जिसको सिटीजनशिप कहा जाता है, ठीक है, सिटीजनशिप इंग्लिश में कहा जाता है। ये प्रावधान दिए हुए हैं, इस पे हमने डिस्कस किया था। आज हम इसकी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ये क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा जल्दी से रिविजन कर लेते हैं क्लास के बारे में, कि जो क्लास हमने कल छोड़ी हुई थी, कि हम बात कर रहे थे दोस्तों नागरिकता की। ठीक है, कल हम नागरिकता की बात कर रहे थे, सिटीजनशिप की बात कर रहे थे। ठीक है, भारत में कैसे सिटीजनशिप है, तो हमने कल देखा था कि भारत में क्या है, एकल नागरिकता है। हमारे यहाँ जो है सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है, एकल नागरिकता है दोस्तों, भारत में एकल नागरिकता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो कल की क्लास में हमने देखा था कि जो एकल नागरिकता है, भारत में कितने तरीके से नागरिकता दी जा सकती है, उसमें हमने देखा था कि भारत में नागरिकता प्राप्ति के 5 प्रकार हैं। ठीक है, आप 5 प्रकार से जो है नागरिकता भारत में ले सकते हैं। और यहाँ पे हमने देखा था 5 प्रकार हैं प्राप्ति के। ध्यान रखिएगा किसके हैं, तो नागरिकता प्राप्त करने का और नागरिकता समाप्त करने का। अगर आपका नागरिकता लॉस हो रही है, लॉस की अगर हम बात करें, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अगर हम नागरिकता की समाप्ति की बात करें दोस्तों, कि लॉस ऑफ सिटीजनशिप की बात करें, तो ये 3 तरीके से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जल्दी से इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे नागरिकता कैसे मिलती है, तो सबसे पहले हमने देखा कि भारत में कोई जन्म से नागरिकता ले सकता है, वंश कर्म के द्वारा ले सकता है। ठीक है, जन्म से दोस्तों नागरिकता मिलती है, वंश के आधार पर नागरिकता मिलती है, पंजीकरण के माध्यम से मिलती है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आप नागरिकता ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम यहाँ पे देख लेते हैं, 1 2 3 हो गया। चौथा दोस्तों हम लोग देख सकते हैं देशीकरण के द्वारा, नेचुरलाइजेशन के द्वारा देख सकते हैं दोस्तों, नेचुरलाइजेशन के द्वारा देख सकते हैं, देशीकरण के द्वारा यहाँ पे नागरिकता मिलती है। और जो एक और नागरिकता का प्रकार है दोस्तों, जिसको हम लोग कैसे ले सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा, कोई भी जो अर्जित भूमि है, कोई भी दोस्तों जो अर्जित भूमि है, अर्जित भूमि के आधार पे जो है नागरिकता ली जा सकती है। ये 5 प्रकार जो है वो भारत में नागरिकता प्राप्त करने के हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें इसके समाप्ति की दोस्तों, एक तो होता है कि आप नागरिकता का क्या कर दें, स्वतः त्याग कर दें। कोई व्यक्ति अगर ये कह रहा है कि मैं भारत की नागरिकता छोड़ रहा हूं, तो नागरिकता उसकी समाप्त हो जाएगी। दूसरी दोस्तों जो बात होती है यहाँ पे, बर्खास्तगी से होता है। ठीक है, दूसरा नागरिकता कैसे समाप्त किया जाएगा, बर्खास्त करके, बर्खास्तगी से जो है नागरिकता को समाप्त किया जाएगा, बर्खास्त किया जाएगा। और तीसरा जो हमने देखा था कि नागरिकता समाप्त किया जाएगा, वो वंचन के द्वारा। ठीक है, अब बर्खास्तगी का मतलब आप लोगों को पता होगा, बर्खास्तगी का मतलब ये है कि अगर कोई भी जो भारतीय नागरिक है, अगर वह बिना पूछे या किसी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है, दूसरे देश की नागरिकता को अपना लेता है, तो उसकी जो नागरिकता है, जो भारतीय नागरिकता है, उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा। ठीक है, और वंचन के द्वारा कैसे होगा, अगर आप कोई भी राजद्रोह से संबंधित ऐसा कार्य करेंगे जो देश की आन बान शान पे प्रश्न चिन्ह लगाएगा, तो आपकी नागरिकता से आप वंचित हो जाएंगे, नागरिकता आपकी समाप्त कर दिया जाएगा। और ये अधिकार किसके पास है दोस्तों, तो हमने देखा था ये अधिकार हमारी संसद के पास है। किसके पास है दोस्तों, ये संसद के पास इसका अधिकार है। हमने देखा था ये हमारे संविधान का आर्टिकल 11 है, जो संसद को ये अधिकार देता है नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का। और ये कानून कौन बनाएगा दोस्तों, ये गृह मंत्रालय कानून बनाता है। ठीक है, कौन बनाता है दोस्तों, गृह मंत्रालय के द्वारा ये ऐसे कानून बनाए जाते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और गृह मंत्रालय ने कौन से बनाया है, अभी जो लेटेस्ट कानून हम लोग देख रहे थे, जो नागरिकता संशोधन अधिनियम आया था। ठीक है दोस्तों, हमने देखा है ना कि गृह मंत्रालय ने क्या किया था, नागरिकता संशोधन अधिनियम। ठीक है, नागरिकता संशोधन अधिनियम। ठीक है, नागरिकता संशोधन अधिनियम की बात अगर हम करें, कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो एक्ट की बात करें, ये कब का है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये 1955 का ये एक्ट है। ठीक है, 1955 के एक्ट से ही, क्योंकि हमारे जो नागरिकता है ना दोस्तों, नागरिक कौन होंगे, या नागरिकता को हमारे संविधान में बहुत ज्यादा इसको डिफाइन नहीं किया गया है, बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं बताया गया है। इसके लिए संसद को अधिकार दे दिया गया था कि संसद जो है ऐसा कानून बना करके किसको नागरिकता देनी है, किसकी नागरिकता समाप्त करनी है, इस संबंध में संसद ये काम कर सकती है। तो इस काम के लिए संसद ने क्या किया था, नागरिकता अधिनियम
अधिनियम 1955 का निर्माण किया था और नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पे संसद ने भी देखा कि हमने 5 तरीके से वो नागरिकता देने का काम करती है और 3 तरीके से वो नागरिकता समाप्त करती है, नागरिकता वापस लेने की बात करती है, जिसको भी हमने यहाँ पे देख लिया। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करें कि जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 बना है, क्या इसमें संशोधन हुआ है? तो हम कहेंगे जी हाँ, इसमें बहुत बार संशोधन हो चुका है। इसमें तो 55 में बना, फिर ये 1986 में इसका संशोधन हुआ। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसका संशोधन इसमें कब कब किया गया। तो इसमें तो दोस्तों एक तो 1986 में संशोधन किया गया, फिर इसमें हम लोग देखिए दोस्तों इसका संशोधन 1992 में किया गया है, ठीक है, 1986 हो गया, 1992 में इसका संशोधन किया गया, 2003 में किया गया, ठीक है, 2003 में दोस्तों इसका संशोधन किया गया, फिर 2015 में इसमें संशोधन किया गया और अभी जो लेटेस्ट संशोधन हुआ दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये 2019 में संशोधन हुआ है, ठीक है, 2019 का संशोधन जिसको हम लोग CAA कहते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं। और ये बहुत ज्यादा आपके चर्चाओं में था, आप सभी लोग इसके बारे में अवगत होंगे, चीजों को जान रहे होंगे, क्योंकि इससे देश में बहुत सारी जो है बहुत सारे लोग इस खुशी खुशी अपना रहे थे, बहुत सारे लोग जो इसका विरोध कर रहे थे। तो ये क्या था? नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955, जो इसके तहत इतने जो संशोधन हुए, अभी जो लेटेस्ट है 2019, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन भी आता है। तो चलिए, जो क्लास हमने कल छोड़ी थी यहीं पे हमने छोड़ा था, तो यहाँ से हम आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अभी तक तो हम चीजों को क्या कर रहे थे, रिवीजन कर रहे थे। अब हम यहाँ पे नागरिकता से संबंधित जो 2019 का प्रावधान है इसको हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, 2019 का जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है, बेसिकली ये बात किसकी करता है? अगर हम इसकी बात करें दोस्तों तो ध्यान रखिएगा, ये जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है, ये बात करता है दोस्तों कि जो भी अवैध नागरिक हैं, ठीक है, जो अवैध तरीके से जो भारत में रह रहे हैं, उनको ये मतलब अधिकार देता है कि वो भारत के नागरिक बन सकते हैं, ठीक है, उनके बारे में प्रावधान यहाँ पे बेसिकली किया गया है। तो क्या चीजें हैं, चलिए हम इसको यहाँ पे देखते हैं। तो अवैध प्रवासियों की अगर हम बात करें, अवैध लोगों के बारे में बात करें, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि अवैध जो प्रवासी होते हैं वो कौन से ऐसे लोग होते हैं। तो अवैध की परिभाषा मतलब देखो, अवैध तरीके से जो भारत में रह रहा है, जिसके पास कोई वीजा नहीं है, पासपोर्ट नहीं है और वो अवैध तरीके से भारत में रह रहा है, तो उसी को अवैध मतलब कोई भी, अगर उसके पास कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप अगर किसी भी देश में कोई भी व्यक्ति जाता है, रहता है, जैसे अगर आप अमेरिका जाना चाह रहे हैं तो अमेरिका के लिए सबसे पहले आपको भारत सरकार का पासपोर्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है, पासपोर्ट होना चाहिए। दूसरी चीज, उस पर अगर आपको अमेरिका वीजा देगा, वीजा मतलब अगर आप किसी देश में रह रहे हैं तो वहाँ पे एक फीस देनी होती है रहने के लिए, उसी को वीजा कहा जाता है। तो अगर वो अमेरिका आपको वीजा देगा तभी आप जा सकते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि मोदी जी जब तक PM नहीं बने थे तो उनको अमेरिका ने वीजा नहीं दिया था, वो अमेरिका नहीं जा पाया था, लेकिन जैसे ही मोदी जी जो है प्रधानमंत्री बन जाते हैं, वैसे अमेरिका उनको बुलाता है कि भाई आप आइए, हमारे देश पे आइए, विजिट पे आइए, स्वागत करता है। तो ये हो गया वीजा की बात। तो अवैध तरीके से वो रह रहे हैं कि जो किसी भी विदेश, जो भी कोई ऐसे व्यक्ति, अवैध प्रवासी एक विदेशी के रूप में परिभाषित करता है जो वैध पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज के बिना ही भारत में प्रवेश करेगा, ठीक है, जिसके पास कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर वो इंडिया में रह रहा है तो उसको दोस्तों क्या कहा जाएगा, अवैध प्रवासी की संज्ञा दिया जाएगा। और अनुमत समय से अधिक समय तक ये रहता है, मतलब जैसे क्या होता है कि मान लीजिए अगर आप जो वीजा जैसे आप जा रहे हैं, टूरिस्ट वीजा पे जा रहे हैं, ठीक है, स्टूडेंट वीजा पे जा रहे हैं, अगर आप किसी सर्विस वीजा पे जा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे वीजा टाइप होते हैं। तो अगर उन वीजा पे अगर आप आए हैं और उससे ज्यादा समय तक अगर आप रह रहे हैं, आपका वीजा एक्सपायर हो चुका है, तो वो अवैध जो है प्रवासी के रूप में माने जाएंगे। तो यहाँ पे जो बेसिकली 2019 का अधिनियम है, ये कह रहा है कि जो भी अफगानिस्तान, देखिए यहाँ पे 3 देश है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से 31 दिसंबर 2014 को, ये डेट है, कब की डेट है ये, 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले कोई भी व्यक्ति जो भारत में प्रवेश कर रहा है, ठीक है, जो प्रवेश कर रहा है उसमें कौन से व्यक्ति होंगे, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। ध्यान रखिएगा कितने धर्मों की बात यहाँ पे किया गया दोस्तों, ध्यान रखिएगा यहाँ पे 5 धर्मों की बात किया गया। कौन कौन से, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। ऐसे लोगों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा, यही सारे विवादों का जड़ है, ठीक है। जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, जो CA 2019 है, उसमें सबसे बड़ी चीज यही है कि 3 देशों की बात किया गया है। वो 3 देश ध्यान रखिएगा, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। यहाँ के जो निवासी हैं, जो वहां के जो भारत में अवैध तरीके से रह रहे थे, उसको अवैध नहीं माना जाएगा। किन किन लोगों को नहीं माना जाएगा, जो हिंदू होंगे, सिख होंगे, बौद्ध होंगे, जैन होंगे, पारसी होंगे और ईसाई होंगे। ये 6 धर्मों के लोगों की बात किया गया है, ठीक है। तो उनको जो है ये कहा जाएगा कि आप अवैध नहीं माने जाएंगे, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में क्या है, वहां पे अवैध, वहां पे ये अल्पसंख्यक हैं, ठीक है।
तो ऐसे लोगों को भारत में जो है अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। और इन व्यक्तियों को, इन समूहों के लिए 11 वर्ष की जो शर्त थी उसको कम करके 5 वर्ष कर दिया गया है। पहले हमने देखे थे ना कि अगर आपको किसी जो विदेशी व्यक्ति है, कोई भी जो विदेशी व्यक्ति दोस्तों, कोई भी फॉरेनर है, अगर वो इंडियन सिटीजनशिप लेना चाह रहा है तो उसको 11 साल तक, ठीक है, उसको दोस्तों ध्यान रखिएगा, उसको 11 वर्ष तक क्या करता है, भारत में निवास करना होता है। लेकिन यहाँ पे ये जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई हैं, इन लोगों के लिए ये समय घटा करके कितना कर दिया गया, 5 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, इसी चीज को लेकर के जो है बहुत ज्यादा भारत में बवाल हुआ था। ठीक है, इसको हमने देखा था, आप लोग इससे परिचित होंगे और इससे आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा, जो क्वेश्चन आएगा उस चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो अवैध प्रवासियों के लिए नागरिकता के जो प्रावधान है वो संविधान की 6ठी अनुसूची में लागू नहीं होगा। ठीक है, जो भारत की 6ठी अनुसूची है हमारी, जो हमारी 12 अनुसूचियां हैं, उसमें जो 6ठी अनुसूची है क्या है, उसमें कुछ विशेष राज्य की बात किया गया है। जैसे विशेष राज्य कौन है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा और मिजोरम है। ठीक है दोस्तों, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जो आदिवासी क्षेत्र है उन पे ये लागू नहीं होगा। अगर वो अवैध तरीके से वहां पे रह रहे हैं तो उनको नागरिकता ऐसे नहीं मिल जाएगी, ये उन पे लागू नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया और नागालैंड पे भी नहीं लागू होगा। ठीक है, नागालैंड पे भी नहीं लागू होगा। ये बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत ये अधिसूचित, इसको इनर लाइन क्षेत्र पे भी ये लागू नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा कहाँ कहाँ पे ये लागू नहीं होगा, तो ये 6ठी अनुसूची में लागू नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखिएगा ये इनर लाइन क्षेत्र पे लागू नहीं होगा। ठीक है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड आते हैं, यहाँ पे भी ये लागू नहीं होगा। अब ये हम यहाँ पे हमारा आता है कि हमने देख लिया ना, आप ध्यान रखिएगा जो 2019 का, ध्यान रखिएगा इसको एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। जो CAA था दोस्तों 2019 का, ये जो एक्ट था, कमिटमेंट एक्ट, ये 3 देशों की बात करता है। इसमें आपका क्वेश्चन यही आएगा, इसमें कितने देशों की बात किया गया, इसमें 3 देशों की बात किया गया। कौन कौन से, तो एक तो दोस्तों इसमें अफगानिस्तान की बात किया गया है। ठीक है, अफगानिस्तान की बात किया गया है, पाकिस्तान की बात किया गया है और तीसरी चीज इसमें बांग्लादेश की बात किया गया है। ठीक है, ये इसलिए किया गया है कि यहाँ पे जो भी अल्पसंख्यक लोग हैं, ठीक है, कौन कौन अल्पसंख्यक हैं हमने यहाँ पे देखा, जैसे यहाँ का कोई हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, ईसाई हो, हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई हो गया। ठीक है दोस्तों, ये जो व्यक्ति हैं इन पे क्या होगा कि ये लागू नहीं होगा, इनमें इनको भारत में रहने के लिए क्या, इनको अवैध नहीं माना जाएगा, इनको अवैध नहीं माना जाएगा, अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। और इनको जो 11 साल रहने की टाइम है उसको घटा करके 5 साल कर दिया गया है। इसके साथ ही हमने ये भी देखा कि ये जो लोग हैं इनको यहाँ पे नहीं माना जाएगा और ये कहाँ कहाँ पे लागू नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो ये जो हमारी 6ठी अनुसूची है, ठीक है, जो हमारा 6th शेड्यूल है दोस्तों, जो हमारा 6th शेड्यूल है, जिसमें क्या बात किया गया है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इस पे ये लागू नहीं होगा और ये इनर लाइन क्षेत्रों पे ये लागू नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम लोग अपना क्लास देखते हैं। NRI और PIO और OCI कार्ड धारकों के बीच में कंपेयर कर लेते हैं। आपको ये भी जानना होगा कि ये जो OCI होते हैं ये कौन से लोग होते हैं, NRI कौन से लोग होते हैं और जो PIO हैं ये कैसे लोग होते हैं। ठीक है, तो इस थोड़ा सा इसको हम लोग समझ लेते हैं पहले। तो यहाँ पे अगर हम प्रवासी की बात करें तो हमें 3 तरीके के देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, एक तो हमें देखने को मिलता है दोस्तों NRI। ठीक है, NRI को क्या बोलते हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियन। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको नॉन रेसिडेंट इंडियन बोलते हैं। ठीक है, एक NRI होते हैं दोस्तों और एक क्या होते हैं, PIO कार्ड धारक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, PIO कार्ड धारक होते हैं दोस्तों। इनको क्या कहते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। और तीसरे दोस्तों कौन होते हैं, OCI कार्ड धारक होते हैं। ठीक है, इनके पास जो इनका पासपोर्ट होता है उस पर लिखा होता है OCI कार्ड धारक। अब ये OCI जो कार्ड धारक है दोस्तों, इनका क्या होता है, ये ओवरसीज, ध्यान रखिए, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं। ठीक है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये 3 तरीके का दोस्तों इनका पासपोर्ट होता है। और यहाँ पे देखिए, अब जो NRI होते हैं, ये NRI ऐसे लोग होते हैं, किसको माना जाएगा NRI, जैसे कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कोई भी दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो कोई भी व्यक्ति है, ये व्यक्ति क्या कर रहा है, 6 माह से देश में नहीं रह रहा है। ठीक है, 6 माह प्लस से अगर वो देश में नहीं है,
तो ये नहीं कि आप अगर 2 दिन के लिए कहीं घूमने गए या कहीं आप 2-3 महीने के लिए घूमने चले गए हैं तो आपको एनआरआई मान लिया जाएगा। ऐसे लोगों को एनआरआई नहीं माना जाता है। एनआरआई का मतलब है कि अगर आप 6 महीने से ज्यादा किसी देश में रह रहे हैं, चाहे आप वो एजुकेशन के लिए जाए या फिर आप जॉब पर्पज से जाए, तो आपको जो है वो एनआरआई माना जाएगा। तो एनआरआई लोगों का काम दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो 6 माह से देश में नहीं रह रहे हैं और इनका सबसे मुख्य योगदान देश में क्या होता है आपको ये भी जानना चाहिए। दोस्तों ये लोग क्या करते हैं कि जो भी फॉरेन करेंसी होती है जो हमारे इंडिया में ये लोग भेजते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो विदेशों में जो भी जॉब कर रहे हैं, जितना भी पैसा ये कमाते हैं, पूरा का पूरा पैसा ये इंडिया भेज देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ा इनके पास जो है, अगर हम लोग कहें तो जो फॉरेन करेंसी होते हैं इसका सबसे बड़ा स्रोत हमारे पास ये लोग होते हैं। जैसे डॉलर वगैरह जो आता है इन्हीं के माध्यम से बहुत ज्यादा देश में आता है। और इनको देश में क्या कोई छूट भी मिलता है? संविधान में हमारे भारत सरकार को इतना मदद करते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि जैसे जब अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जब उन्होंने परमाणु परीक्षण किया था अमेरिका के कहने के बाद भी, तो अमेरिका ने क्या किया था, उनके जितने भी हमारे व्यापार थे सारे व्यापारों पे प्रतिबंध लगा दिया था। उस समय हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा रोल था संभालने में इन्हीं एनआरआई लोगों का, क्योंकि इन्होंने जो भी पैसा विदेशों में कमाया और इंडिया में भेजा उसका प्रयोग इन्होंने भारत सरकार ने किया। तो हमारी जो सरकार है, जो हमारा संविधान है, क्या इन लोगों के लिए भी कुछ ऐसा काम कर रहा है कि इसके बदले में इन्हें कुछ दे रहा है? तो हाँ बिल्कुल, ये जो भी पैसा कमा करके भेजते दोस्तों ध्यान रखिएगा उस पर टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, उस पर उनको टैक्स नहीं लगता है, इनका जो भी पैसा आता है वो टैक्स फ्री होता है। दूसरी चीज, अभी इनको क्या कोई पॉलिटिकल राइट भी है जो देश में नहीं रह रहे हैं? तो हाँ, इनको अभी पॉलिटिकल राइट देने की बात किया जा रहा है दोस्तों। इनको जो है वोट का राइट दिया जा रहा है, इनको वोट डालने का अधिकार दिया जा रहा है और इनके वोट को दोस्तों प्रॉक्सी वोट कहा जाता है। ठीक है, प्रॉक्सी वोट कहा जा रहा है कि आपको जो है एक बैलेट पेपर होगा, कोई चीज होगी, उसके माध्यम से आप वोट दे सकते हैं। प्रॉक्सी वोट जब हम लोग करेंगे उसमें डिटेल करेंगे, तो ध्यान रखिएगा इनको ये अधिकार होते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें दोस्तों पीआईओ की, पीआईओ कौन से लोग होते हैं? तो ध्यान रखिएगा पीआईओ में कौन से लोग आएंगे कि जैसे मान लीजिए कोई भी जो व्यक्ति है, ठीक है, वो किसी दूसरे देश में बस गया है और दूसरे देश की उसने नागरिकता भी ले लिया है, दूसरे देश की नागरिकता भी ले लिया है, लेकिन भारत तो उसकी मातृभूमि देश है। वो व्यक्ति हो सकता है, चाहे उसके कोई भी पूर्वज हो सकते हैं जो पहले तो भारत के नागरिक थे, लेकिन अब उन्होंने भारत की नागरिकता को त्याग दिया है, वो किसी दूसरे की देश की जो सिटीजनशिप है उसको वहां पे उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, उनके लिए यहाँ पे कुछ बातें की गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये है कि इसको देखिए, पहली चीज तो 2015 में इसको समाप्त कर दिया गया है। ध्यान रखिए, इसको 2015 में ये जो पीआईओ कार्ड धारक थे इनको समाप्त कर दिया गया है, इनको इसी ओसीआई के साथ दोस्तों मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, इनको समाप्त कर दिया गया है। तो इसमें यह कहा गया है कि आप अगर भारत में आएंगे, क्योंकि आप भारतीय ओरिजिन के लोग हैं, इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, तो आपके साथ क्या होगा कि कोई भी भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, कोई भी भेदभाव नहीं होगा। भेदभाव का मतलब जैसे आप देख सकते हैं कि अगर अभी आप ताजमहल घूमने चले जाइए, वहीं अगर एक इंडियन है, अगर उसकी टिकट जो है, अगर वहीं पे कोई फॉरेनर आ रहा है तो उसका 10 गुना ज्यादा उससे जो है टिकट का चार्ज लिया जाता है। ठीक है, उनकी जो एंट्री फीस होती है। लेकिन यहाँ पे अगर आप कोई पीआईओ कार्ड धारक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, तो आपसे क्या होगा कि जितना एक भारतीय व्यक्ति जितना किसी चीज की फीस देगा उतनी ही फीस आप भी देंगे। मतलब आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि भारत आपकी मातृभूमि है और आपको रिस्पेक्ट किया जाएगा, रिस्पेक्ट के तौर पे कि भारत आपके लिए इतना कर रहा है। तो आप तो ऐसा है नहीं कि अगर आपको रिस्पेक्ट दिया जाएगा तो आप उसके बदले में नहीं कुछ करेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे जो हमारे लोग हैं, बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, वो विदेशों में बसे हुए हैं, जब वो भारत आते हैं तो भारत के लिए भी बहुत कुछ करना चाहते हैं, इसलिए उनसे वो आशा किया जाता है कि आप भी भारत के लिए कुछ करिए। तो ध्यान रखिएगा, इनके साथ कोई भेदभाव नहीं होता, इनको एक इंडियन के तौर पे ही इनसे जो है किया जाता है। लेकिन इनके साथ दोस्तों क्या होता है, पहली चीज तो ये वीजा फ्री होते हैं। ठीक है, ये वीजा फ्री होते हैं, इनका वीजा नहीं लगता है, लेकिन इनको 6 महीने पे, हर 6 महीने पे दोस्तों क्या होता है, इनको अपनी लोकेशन बतानी होती है। ठीक है, इनको अपनी हर 6 महीने पे एक लोकेशन बतानी होती थी, और लोकेशन कहाँ पे बतानी पड़ती थी, तो ध्यान रखिएगा लोकेशन दोस्तों ये कहाँ पे बताते थे, FRRO में बताते थे। ठीक है, ये जो फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस होता था, फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन जो ऑफिस होता था, जहाँ पे फॉरेनर लोगों का यहाँ पे उनको हर 6 महीने पे अपनी लोकेशन बतानी पड़ती थी। तो और ध्यान रखिएगा इनको कुछ राइट, क्या कुछ राइट है? तो ध्यान रखिएगा इनको कोई ऐसा राइट नहीं थे, मतलब इनको वोट का राइट नहीं है। ठीक है, ये वोट का राइट नहीं है। दूसरी चीज, ये किसी भी इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते, मतलब इनको कोई भी पॉलिटिकल जो पोस्ट है, जो राजनीतिक पद है दोस्तों, जो राजनीतिक पद है, ये पद इनको नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा ये चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और वहीं हम बात करें अगर ओवरसीज इंडियन की, ठीक है दोस्तों, ओवरसीज इंडियन की बात करें दोस्तों, ओवरसीज जो
सिटीजन ऑफ इंडिया है, अगर हम इसकी बात करें दोस्तों, तो ये बिल्कुल किसके जैसे हैं, ये एकदम पीआईओ के जैसे ही हैं। पीआईओ कार्ड की धारक के तरीके से है, बाद में इसको जो है वो मर्ज किया गया है, इनको पीआईओ भी कहा जा सकता है, एकदम इन्हीं के तरीके से दोस्तों है। क्यों? क्योंकि इनका भी क्या है, इनका भी कोई वीजा फी इनको नहीं देनी पड़ती, ठीक है, ये वीजा फ्री होते हैं। दूसरी चीज दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इनको इनके लिए भी जो ये FRRO है, फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन जो ऑफिस है, इसके लिए इसमें भी इनको जो है कोई लोकेशन वगैरह नहीं देनी होती, इन्हीं के तरीके से होते हैं। ये भी वही लोग होते हैं जो ओवरसीज इंडियन होते हैं, लेकिन ये किस किस लोगों में लागू नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये कहाँ कहाँ पे, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों के साथ नहीं है, ठीक है। देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों के साथ ऐसा नहीं किया गया है। वो पीआईओ कार्ड धारक, ये OCI कार्ड धारक नहीं हो सकते हैं, ठीक है, उन लोगों को नहीं दिया जाता है। ये भी वीजा फ्री होते हैं, ये भी यहाँ पे जितने मर्जी तक उतने रह सकते हैं। ये 3 डिफरेंसेस हैं। बाकी अभी हमारे उसमें PPT में क्या है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, जो अनिवासी भारतीय है NRI, अब यहाँ पे पढ़ना आपको आसान हो जाएगा। अगर हम बात करें NRI की, जो नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया होते हैं, ये ऐसा भारतीय नागरिक होता है जो सामान्यतः भारत से क्या है, बाहर निवास कर रहा है और उसके पास क्या है, भारतीय पासपोर्ट है। बिल्कुल भारत जाएगा तभी तो वो एक वैध तरीके से जाएगा जब उसको पासपोर्ट मिलेगा। और यह भारतीय नागरिकों को सभी लाभ समय समय पर सरकार द्वारा यहाँ पे जारी रहता है, अधिसूचनाओं के माध्यम से उनको उपलब्ध है, ठीक है। जैसे हमने देखा वो टैक्स नहीं दे रहे हैं, और उनको जो भी आएंगे उनको सुविधाएं यहाँ पे दी जाएंगी। पहले हम एक एक करके देख लेते हैं। एक थोड़ा सा कंपेरिजन हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये ऐसा भारतीय होगा जो बाहर रह रहा है, उसके पास पासपोर्ट होगा। अगर वहीं जो पीआईओ की बात करें दोस्तों, वहीं पे ध्यान रखिएगा, अगर हम पीआईओ की बात करें तो ये ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पूर्वज भारतीय राष्ट्रीयता के थे, लेकिन उसके जो बेटा बेटी पोता पोती हुए उन्होंने किसी दूसरे देश की जो है नागरिकता ग्रहण कर ली है, और उनके पास क्या होगा, विदेशी पासपोर्ट होगा। उनके पास क्या होगा, विदेशी पासपोर्ट होगा। ये ध्यान रखिएगा, इनके पास भारतीय पासपोर्ट होगा, इनके पास विदेशी पासपोर्ट होगा, मतलब वो भारत के नागरिक नहीं, किसी दूसरे देश के नागरिक हैं। और वहीं अगर हम OCI की बात करें दोस्तों, तो OCI में क्या होगा, ये नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारत के प्रवासी नागरिक मतलब कार्डधारक के रूप में इनको पंजीकृत किया गया है। बेसिकली भी मैंने आपको बताया, ये भी पीआईओ के तरह से ही है, ठीक है। दूसरी चीज NRI में क्या है कि इनको भारत में सभी लाभ मिलेगा, इनको कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है, कोई विशेष लाभ नहीं। जैसे हमने देखा, ये वोट नहीं डाल सकते हैं और यहाँ पे इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते हैं, किसी संवैधानिक पद पे नहीं आ सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। और यहीं अगर हम OCI की बात करें तो ये किसी उद्देश्य के लिए भारत आने के लिए एकाधिक आजीवन वीजा इनको जो है जो कोई अनुसंधान कार्य करने के लिए आता है तो उनको आवश्यकता होती है, तो उनको ऐसे लोगों को यहाँ पे दे दिया जाता है। और विदेशी जो क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी है, जो अभी मैंने आपको बताया कि FRRO, जो फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन जो ऑफिस है दोस्तों, इनके पास ऐसे पंजीकरण कराने से इनको छूट होती है। यहाँ पे भी छूट है, इनको भी छूट है, ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं इनके पास और क्या है, ये कृषि या वृक्षारोपण संपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित मामलों को छोड़कर, मतलब ये वहां पे कृषि के लिए जमीन नहीं खरीद सकते हैं, वृक्षारोपण संपत्तियों के अधिग्रहण संबंधित जो मामले हैं इनको छोड़कर आर्थिक, वित्तीय और शैक्षणिक क्षेत्र में उन्हें उपलब्ध सभी सुविधाओं के संबंध में NRI के साथ समानता मिली है। मतलब ये यहाँ पे जमीन नहीं खरीद सकते हैं, जमीन नहीं खरीदे उस पर खेती नहीं कर सकते हैं और उस पर कोई वृक्षारोपण नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो सारी आर्थिक और वित्तीय जो भी क्षेत्र है उसमें उनको NRI के समान ही सुविधा दिया गया है, ध्यान रखिएगा, NRI के समान ही दिया गया है। और जो भारतीय बच्चों को अंतरदेशीय गोद लेने के मामले में NRI के बराबर इनको माना जाता है। मतलब अगर ये गोद लेना चाहते हैं तो ये गोद भी ले सकते हैं NRI के जैसे, जो भी उनके लिए जो रूल्स है वही रूल्स इनके लिए भी है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें कि भारत में घरेलू क्षेत्रों में हवाई किराए पर टैरिफ के मामले में इनको जो है नागरिकों के बराबर माना जाता है। मतलब कि सेम चीजें, इनकी भी फीस जो है अगर ये पीआईओ के तरीके से है तो जो भारतीयों का लग रहा है वही इनके भी लगेगा, इनको भी छूट प्रदान हो किया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे NRI की बात। NRI में क्या कह रहा है कि NRI को भारत में रहने के लिए किसी वीजा की आवश्यकता नहीं होती है। NRI अपने देश में रहेगा क्योंकि उसने सिटीजनशिप तो छोड़ा नहीं इंडिया की, तो उसको किसी भी तरीके का यहाँ पे वीजा फीस नहीं दिया जाएगा, उसका वीजा फीस नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ रहने के लिए इनको वीजा की आवश्यकता होती है, ठीक है, इनको वीजा की आवश्यकता होती है। और यहाँ पे OCI की बात करें तो इसको समाप्ति कर दिया गया, OCI में ही कर दिया गया। मतलब इनको अब आजीवन वीजा दिया जाता है, जिससे वो भारत की यात्रा जब चाहे तब वो कर सकते हैं, आजीवन इनको वीजा मिल जाता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं NRI में क्या है कि भारत में स्थानीय पुलिस है, अधिकारी है, उनके साथ पंजीकरण कराने की आवश्यकता इनको नहीं होती है। उनको जो है वो शक की निगाहों से नहीं देखा जाएगा, क्योंकि अपराधी थोड़ी ना है, देश का नागरिक है। और यहाँ पे ठहरने की अवधि क्या है, 180 दिन से अधिक नहीं है। मतलब 6 माह तक जो ये भारत में रह सकते हैं जो पीआईओ हैं।
और यहाँ पे तो देखिए, यहाँ पे क्या है कि भारत में स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ पंजीकरण कराने की आवश्यकता इनको भी नहीं है एनआरआई के तरीके से, क्योंकि इनको आजीवन जो है वो क्या दे दिया गया है, वीजा दे दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे एनआरआई की बात करें कि ये सभी क्रियाकलाप यहाँ पे कर सकते हैं, इनको सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे जो प्राप्त वीजा के प्रकार के अनुसार इनको क्रियाकलाप मिलेगा। आपको जिस तरीके की वीजा दी जाएगी उसी तरीके की आप एक्टिविटी किसी देश में कर सकते हैं, भारत में ऐसी चीजें कर सकते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि जो अनुसंधान कार्य उसको छोड़ करके जो सभी क्रियाकलाप है वो यहाँ पे कर सकते हैं। अनुसंधान कार्य के लिए क्या होगा, संबंधित भारतीय मिशन जो पोस्ट FRRO है उससे विशेष अनुमति लेनी होगी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, FRRO से क्या होगा, इसको विशेष अनुमति लेनी पड़ेगी, तभी ऐसा कोई काम कर सकते हैं, अनुसंधान वगैरह का भी अगर ये करना चाहते हैं तो। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एनआरआई का क्या है कि यह एक भारतीय नागरिक होता है। ठीक है, क्योंकि उसके पास अभी भारत की नागरिकता है। और यहाँ पे अगर हम PIO की बात करें तो ये नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार क्या है कि पंजीकरण के लिए आवेदन करने से 7 वर्ष की अवधि के लिए उसे भारत में सामान्य रूप से निवास करना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो भारतीय नागरिकता लेना चाह रहा है जो PIO है, उसके लिए उसको क्या होगा कि भारत में कम से कम 7 साल तक उसको निवास करना होगा। ठीक है, और यहीं पे हम OCI की बात अगर कर लें तो इसकी भी 1955 की जो एक्ट है नागरिकता अधिनियम, इसके तहत क्या किया गया है कि एक व्यक्ति 5 वर्षों के लिए OCI कार्ड धारक के रूप में पंजीकृत है और जो पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले 12 महीने के लिए भारत में सामान्य रूप से निवासी है। ठीक है, 12 महीने के लिए, मतलब बात हो गई 1 वर्ष की। ठीक है, 1 वर्ष के लिए यहाँ पे रह रहा है, उसको जो है नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। 5 साल से तो उसके पास OCI कार्ड धारक है, लेकिन अगर उसको नागरिकता प्राप्त करनी है तो उसको 1 साल कंटिन्यू भारत में जो है वो रहना पड़ेगा। तो ये था हमारा क्लास, जिसको हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, जो हमने इसमें पूरी तरीके से देखा, जो भी हमारा नागरिकता से संबंधित प्रावधान थे वो आज की क्लास में पूरी तरीके से कंप्लीट हो गए हैं। क्लास आपकी जो है सारी चीज़ों को हमने देख लिया है। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम मूल अधिकार स्टार्ट करेंगे, फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट करेंगे, फंडामेंटल राइट्स को देखेंगे, उससे संबंधित जो भी आपके एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, क्या चीज़ें बनती हैं, कल की क्लास में वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोगों का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद।